नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो अब तक की चर्चा में आप लोगों को समुच्चय चैप्टर क्लास 11th पढ़ाते हुए हम लोगों ने आपको 3 वीडियो थ्योरी के दिए और यही कोई प्रश्नावली 1.2 तक की सारी सवालें सॉल्व की गई। तो अब बारी थी प्रश्नावली जो 1.3 है उससे पहले आने वाले कुछ नियमों के बारे में, जिससे कि हम लोग प्रश्नावली 1.3 को बिल्कुल आसानी से एकदम सॉल्व कर सके, एकदम धुआं धुआं कर दें। तो अब उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेन टॉपिक है, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ नियम हैं। उनको पढ़ने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी बात खत्म करना चाहता हूं कि अगर आपको यह स्पीड कम लग रही हो तो आप लोग इसको 1.5 की स्पीड पर कर सकते हैं। स्पीड को बढ़ाने का तरीका अगर नहीं पता है तो यहाँ कोने पे आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो 3 डॉट होगा या एक गियर टाइप का ऐसे सेटिंग का ऑप्शन बना होगा। तो उस पर जब आप लोग टच करेंगे तो वहां पे नीचे स्पीड प्लेबैक ऐसा करके एक ऑप्शन आएगा। तो उस पर जब टच करेंगे तो वहां पे देखिएगा तो एक नॉर्मल रहेगा 1.25 1.5 ऐसा करके कुछ होगा। तो 1.5 पे आप लोग सेट कर लीजिएगा, टाइम भी बचेगा और बेहतर कंटेंट आपको समझ में भी आएगा। अगर आपको यही नॉर्मल स्पीड अच्छी लगती है तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नॉर्मल स्पीड पे भी देखिए। और ये सेट का जो पीडीएफ है इसकी आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग पूरा कंसंट्रेशन अपना पढ़ाई पे रखिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर आप चाहे उसे अपने स्मार्टफोन में रखिए और जब मन कहे आप उसको देख लीजिए, या आप एक उसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो ये इतनी छोटी सी बात थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में कुछ 4 प्रश्न आपको दिए गए थे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो आइए पहले उन 4 प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न उसमें था कि वृत्त की किसी एक वृत्त की सभी जीवाओं का समुच्चय परिमित होता है या अपरिमित। तो देखिए वृत्त कुछ इस तरह से इसका चित्र होता है, एक 2D फिगर होती है। इस पे कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये इनको मिला दीजिए, ये इसकी एक जीवा हो गई। इस वाले पॉइंट को इससे मिला दीजिए, ये जीवा हो गई। इस वाले को इससे मिला दीजिए, ये जीवा हो गई। तो इस तरह से ये सारी जीवाएं हो जाती हैं। किसी भी वृत्त पे की परिधि पर 2 पॉइंट को आप मिला दीजिए, वो वृत्त की जीवा कहलाती है। और ये जो इसका केंद्र होता है, इससे होकर जाने वाली जीवा जो होती है वही व्यास कहलाती है और वही सबसे बड़ी जीवा होती है। तो उससे मतलब नहीं है। तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अब मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट। तो ए बी, ए सी, ए डी, तो इस प्रकार अनंत जीवाएं हो सकते हैं क्योंकि बिंदु अनंत होंगे। एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं और जब अनंत बिंदु होते हैं तो उनको मिलाने पे जो जीवाएं बनेंगी वो भी अनंत बनेंगी। तो जो अपना पहला प्रश्न था कि परिमित है ये कि अपरिमित है, तो ये अपरिमित है। तो पहला उत्तर हो जाता है अपरिमित। अब दूसरा सवाल आप लोगों से क्या पूछा गया था? तो दूसरा सवाल पूछा गया था कि विश्व के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले पुरुषों का एक समुच्चय बनाना था। तो देखिए विश्व की जनसंख्या तो निश्चित ही है और उनमें पुरुषों की संख्या भी निश्चित ही है। तो ये एक बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि जो अपने पास यहाँ पे सेट आएगा उसको पूरी तरह से तो दिखाना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इसका अगर हम लोग कार्डिनल नंबर की बात करें तो जो n ऑफ इस समुच्चय को a नाम देते हैं अगर हम लोग, तो जो कार्डिनल नंबर ऑफ a आएगा वो एक बड़ी संख्या आएगा, लेकिन आएगा कोई फाइनाइट वर्ड ही, तो बड़ी संख्या मिलेगी। तो अब चाहे बड़ी मिले या छोटी मिले उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाता है अपना एक परिमित समुच्चय क्योंकि इसके अवयवों की संख्या निश्चित है। तो परिमित समुच्चय। तो अब जो तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था वो क्या था? तो कुछ इस तरह का एक समुच्चय आपको दिया गया था। तो इसको पूछा जा रहा था कि ये शून्य समुच्चय होगा या एकल समुच्चय होगा, आपको बताना था इसमें। तो देखिए शून्य समुच्चय को बेसिकली फाई से डिनोट करते हैं, लेकिन उसे ब्रैकेट में नहीं बंद करके डिनोट किया जाता, वो सिंपली फाई होता है या ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ये तो होता है रिक्त समुच्चय, लेकिन यहाँ पे ये एक फाई एक अवयव की तरह काम कर रहा है और इस ब्रैकेट में है, यानी कि यह है एकल समुच्चय, यानी कि इसमें एक ही अवयव है, तो यह एकल समुच्चय का उदाहरण है। तो ये एकल समुच्चय है।
तो ये हो जाता है अपना तीसरा वाले प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपना जो चौथा प्रश्न था। तो चौथे प्रश्न में बेसिकली क्या पूछा गया था कि सभी सम अभाज्य संख्याओं का हमें एक समुच्चय बनाना था। तो ये आपको बात बिल्कुल बाखूबी पता है कि दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी विषम है। तो केवल दो ही एक ऐसा अवयव है। तो इसमें भी एक ही अवयव आ रहा है, तो ये भी कैसा उदाहरण है? तो ये भी एकल समुच्चय का उदाहरण है। तो ये हो जाता है अपना चारों प्रश्न का जवाब। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन चारों प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में सही सही दिया होगा। जिसका जवाब सही होगा उसे हार्ट लाइक के साथ सही करार दिया जाएगा। तो ये हो जाता है अपना चारों प्रश्न का उत्तर। तो ये तो रही पिछले क्लास की बात। अब आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग उप समुच्चय के साथ, जिसे इंग्लिश में सबसेट कहा जाता है। तो आइए फिर इसको हटाते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं उप समुच्चय की। उप समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सबसेट कहा जाता है। तो ये उप समुच्चय क्या होता है? अब देखिए उप समुच्चय क्या होता है। जैसे आपके पास एक समुच्चय ए है जिसमें कुछ अवयव हैं 1 2 3, और एक समुच्चय बी है जिसमें कुछ अवयव लिखे हुए हैं 1 2 3 4। तो ये होता है समुच्चय। तो अब अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल जाए तब ए जो है वो बी का उप समुच्चय कहलाता है। यानी कि ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये पिताजी हैं, ये बेटा है इनका। तो जो बड़ा वाला है उसका उप समुच्चय कहलाएगा छोटा वाला। तो यानी कि ये कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए चाहे उचित हो या अउचित हो, तो दोनों केस में ऐसा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ये आगे का टॉपिक है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो जाता है इनका दर्शाने का तरीका। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परिभाषा। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं। तो ये तो हो जाती है परिभाषा। और इसको दर्शाने का तरीका ये है, इसे ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है। यानी कि अब देखिए ये बच्चा है, ये इसके बाबूजी हैं। तो बाबूजी अपने बच्चे को आगे रखना चाहते हैं, इसीलिए छोटा वाला छोटू जो है वो आगे रहता है, बाबूजी पीछे रहते हैं। तो ये हो जाता है इसको याद रखने का तरीका, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे। बी फॉर बाबूजी, ए फॉर छोटू। तो छोटू आगे रहेगा, बाबूजी पीछे रहेंगे। तो ये हो जाता है और ये इनका दर्शाने का तरीका है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है, तो बी ए से बड़ा है। जाहिर सी बात है बी ए से बड़ा है। तो ये जो ऐसे चिन्ह दिखाया जाता है, यहाँ पे नोक होती है, तो इस नोक को हम लोग थोड़ा सा हटा के इसको थोड़ा गोला लगा देते हैं। तो ये हो जाता है चिन्ह कुछ इस तरह से। तो यही चिन्ह बदलकर कुछ इस तरह से कर दिया जाए तो ऐसा, बस ज्यादा नहीं। तो ये तीन तरीके हो जाते हैं आपको याद रखने के। एक उसको बड़ा कर दीजिए, एक छोटू, और ये उसके बाबूजी हैं, आगे पीछे ये लोग रहेंगे। तो ये हो जाता है इनको दर्शाने का तरीका। अब देखते हैं इसका उदाहरण हम लोग। तो उदाहरण के तौर पे अपने पास है एक सेट, अपने पास है ए, जिसमें x सच दैट x वर्ष में जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय है। शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय। एक ये है और एक अपने पास सेट है बी। ये y सच दैट y इसमें लिखते हैं, y सच दैट y
वर्ष के महीनों का समुच्चय है। तो एक सेट ये हो जाता है। एक सेट अपने पास ए है जिसमें वर्ष में जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने यानी कि जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 महीने आएंगे और ये इसमें पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो देखिए इसका प्रत्येक अवयव इसमें आ रहा है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट ऑफ बी है। अभी हम लोग यही सिंबल यूज करेंगे। अभी आपको दिखाया जाएगा कि ये बराबर कब हटता है यहाँ पे। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसको हटाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितने सेट बनाए जा सकते हैं। यदि कोई अपना एक समुच्चय दिया हो तो उसके कितने उप समुच्चय पॉसिबल हैं। तो आइए इसको हटाकर उस पर बात की जाए। तो देखिए अपने पास एक समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय ए। तो ए अपने पास एक समुच्चय दिया हुआ है, इसमें कुछ अवयव है 1 2 3। ये 3 अवयव इस समुच्चय में हैं। तो देखिए इससे बेसिकली कितने अवयव बन सकते हैं। तो देखिए एक तो अपना बनता है एक समुच्चय में 2 को रख देते हैं और एक समुच्चय में हम लोग 3 को रख देते हैं, तो ये एक समुच्चय बनाते हैं। अब 2 का पेयर बनाकर हम लोग बना सकते हैं, तो 1 2 और इसी तरह 1 3 लेकर बना सकते हैं और एक समुच्चय बनेगा और ये 2 और 3 ये हो जाता है। और एक समुच्चय यहाँ पे बनेगा कौन सा, ये खुद 1 2 3। अब 3 3 को लेकर बनाया गया तो ये हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका क्रम बदलने पे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि क्रम का इन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो समुच्चय सेम ही रहता है। तो इतने हो जाते हैं। तो अब इनमें देखिए, तो ये इनकी बात की जाए, जो ये 6 बन रहे हैं, तो इनकी बात की जाए तो ये इनमें से हम अगर किसी को भी बी नाम दे सकते हैं। ये जितने भी समुच्चय बन रहे हैं इनमें से हम अगर किसी को भी बी नाम दे दें तो वो ए के सबसेट होंगे। अभी तक उल्टा थोड़ा लिख रहे थे हम लोग, मतलब वह उसको आप लोग वहां जो ए सबसेट बी था, अगर इसको लिखा जाए तो बी सबसेट ऑफ ए लिखा जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे अब हम लोग किसी का भी नाम बी रख सकते हैं, रखने के लिए स्वतंत्र है। तो अब अगर इनकी बात की जाए तो ये सारे के सारे इससे छोटे हैं, इसके बराबर नहीं है। बराबर कौन सा वाला है, ये वाला। तो अब ये सारे जितने भी कहलाएंगे ये सब उचित उप समुच्चय कहलाएंगे। उचित उप समुच्चय ये कहलाएंगे उचित उप समुच्चय। अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ये हो जाता है प्रॉपर सबसेट। और ये वाला जो है, अब देखिए किसी भी समुच्चय में कितने पॉसिबल उप समुच्चय हो सकते हैं, तो जितना इनका कॉर्डिनल नंबर है उसको 2 की पावर में चढ़ा दिया जाए। तो किसी समुच्चय के संभव उप समुच्चय की संख्या तो कितने होंगे। मान लीजिए वो सेट ए है, तो किसी समुच्चय, यहां पे आप लोग लिख लीजिए ए की, किसी समुच्चय ए के संभव उप समुच्चय, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए। अब देखिए अगर इसमें पता करना हो कि कितने हैं, तो देखिए अगर एक अवयव है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 समुच्चय निकल कर आएंगे। यानी कि जैसे अपने पास मान के चलिए एक ही अवयव है, तो इसका एक तो ये खुद हुआ। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका वैल्यू 3 रखे हम लोग, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। अपने पास है कितने, 3 ये और एक ये, तो कितने हो गए, 7 हो गए। एक कम पड़ रहा है, तो वो कौन सा हो सकता है। तो दिल से आवाज आती है कि 5 हो सकता है, यानी कि 5 भी तो इसमें आ सकता है कि एक भी अवयव ना ले हम, तो ये एक अवयव हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक, तो इसमें कौन सा छूटा, इसमें भी वही वाला छूटा 5, इसका भी एक सबसेट होता है। अब इसी तरह से अगर 1 और 2 को ले लिया जाए तो इनसे बनने वाला जो सबसेट है वो कौन कौन सा होगा, तो एक तो 1 होगा और एक ये 2 को हम लेके बना सकते हैं और एक तीसरा 1 और 2 को साथ में लेके बना सकते हैं और एक ये 5 वाला सब। तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि 5 सभी सेट का सबसेट होता है। तो इसको थोड़ी देर बाद लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, तो ये इतना उचित उप समुच्चय कहलाता है और ये जो दोनों बच जाते हैं ये कहलाते हैं
अउचित उपसमुच्चय, तो इनको लिखते हैं अउचित उपसमुच्चय। ये हो जाते हैं अउचित उपसमुच्चय यानी कि अनप्रॉपर सबसेट। यहां पे ऊपर लिख देते हैं अनप्रॉपर सबसेट, ये हो जाते हैं अनप्रॉपर सबसेट। तो अब प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखा जाता है? तो प्रॉपर सबसेट को लिखा जाता है कि जो बी, इनमें से हम किसी को नाम देते हैं बी, तो बी जो है वो सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये कहलाता है उचित उपसमुच्चय। इसको पढ़ने का तरीका जो है बी ए का उचित उपसमुच्चय है। तो अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हो चिन्ह तो हम लोग उसको बेसिकली मानेंगे कि जो बी है वो ए का उचित उपसमुच्चय है, यानी कि प्रॉपर सबसेट है। और जहां पे ये ऐसा लिखा हो, ये वाला पॉइंट, तो इसको हम लोग अगर बी नाम दे दें तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा बी अउचित उपसमुच्चय, यानी कि इसमें देखिए बराबर वाला केस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे नीचे बराबर, यहाँ पे सारे के सारे छोटू थे इसीलिए छोटू वाला केस, तो यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह आ जाता है और ये ए, तो ये कहलाता है, इसको हम लोग चाहे तो अउचित उपसमुच्चय कह दे या ऐसा लिखा रहे तो हम लोग इसको सिंपल पढ़ देंगे कि बी ए का उपसमुच्चय है, उचित या अनुचित पे बात ही नहीं करेंगे। तो ये हो जाता है, अगर बात करने के लिए कहा जाए तो ये बेसिकली बराबर वाला केस हो जाता है। तो ये हो जाता है उपसमुच्चय की कुछ चर्चाएं। तो अब जो बच जाता है इनमें कुछ टर्म है और एक बात यहां पे और बच जाती है, तो ये जो है ये कहलाता है बी ए का उचित उपसमुच्चय। यदि इसी बात को अगर उल्टा लिख दिया जाए तो ए क्या है? तो ए है बी का अधिसमुच्चय, इसे कहा जाता है अधिसमुच्चय। तो इसको पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ये ए बी का अधिसमुच्चय है, अधिसमुच्चय है। अधिसमुच्चय को इंग्लिश में सुपरसेट कहा जाता है, यानी कि जिसी से ये निकला हुआ है। तो ये हो जाता है, अगर चिन्ह उल्टा हो गया तो अधिसमुच्चय का चिन्ह और ऐसा रहा तो उपसमुच्चय का चिन्ह। तो इतनी बात हो जाती है। अब इसमें कुछ परिभाषाएं बच जाती हैं, जैसे उचित उपसमुच्चय क्या होता है, तो इसकी परिभाषा भी यहाँ पे लिख दिया जाए, और अनुचित उपसमुच्चय क्या होता है तो इसकी भी परिभाषा यहाँ पे लिख दी जा रही है। तो इसको हटाते हैं और परिभाषाओं को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं उचित उपसमुच्चय क्या होता है, इसकी परिभाषा। तो उचित उपसमुच्चय, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। तो यहां पे अगर दो अवयव यानी कि दो समुच्चय हैं ए और बी, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और तथा बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए का अवयव ना हो, तो जो अपना ए है वो बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप
समुच्चय कहलाता है। तो अब यहां पे एक प्रश्न उठता है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि यदि यहां पे एक AEIOU है तो इससे कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? तो बेसिकली इनका कोऑर्डिनल नंबर 5 है, तो इनसे बनने वाले संख्या जो होगी 2 की पावर 5 होगी उप समुच्चयों की, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 5, यानी कि कुल मिलाकर कितने बनेंगे? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पे 32 उप समुच्चय पॉसिबल है। तो सिंपली अगर हमसे पूछा जाए किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय संभव हैं, चाहे वो प्रॉपर हो या अनप्रॉपर हो, दोनों की बात की जाती है, तो ये हो जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग इंक्लूड करना चाहेंगे कि जो ये प्रॉपर सबसेट है उचित उप समुच्चय, यानी कि किसी समुच्चय ए के संभव उचित उप समुच्चयों की संख्या, ये अगर पॉइंट पूछा जाए कि किसी समुच्चय ए के संभव उचित उप समुच्चय कितने होंगे। उप समुच्चय तो जाहिर सी बात है 2 की पावर 5 होता है। तो अब पिछला वाला चार्ट अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो उसमें कौन कौन से नहीं थे, तो एक वो स्वयं वाला खुद वाला और एक उसका जो रिक्त समुच्चय होता है, यही दोनों अनप्रॉपर थे, बाकी सारे के सारे प्रॉपर थे। तो यानी कि इनमें अगर उन दोनों को हम लोग हटा दें तो प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 2 टू द पावर कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए में से अगर 2 को हटा दें तो यही कहलाएगा अपना उचित उप समुच्चयों की संख्या। अगर इसको हम लोग n से डिनोट कर दें, कैपिटल N से, तो ये हो जाता है अपना किसी भी सेट में जितने अवयव हैं, यानी कि किसी भी सेट के जो संभावित उचित उप समुच्चय हैं उनकी संख्या हो जाती है। तो ये हो जाता है अपना उचित उप समुच्चय। अब बात कर लेते हैं अनुचित उप समुच्चय की, तो इसको हटा के उस पर भी बात कर लिया जाए। तो अब बात करते हैं अउचित उप समुच्चय की। अउचित उप समुच्चय, उप समुच्चय तो ये क्या होता है? बेसिकली इसे इंग्लिश में जो कहते हैं अनप्रॉपर सबसेट कहा जाता है। अनप्रॉपर सबसेट, इसकी परिभाषा देखी जाए अगर, तो इसकी परिभाषा होती है कि रिक्त समुच्चय तथा वह समुच्चय स्वयं, यानी कि जो रिक्त समुच्चय है और वह स्वयं जो समुच्चय है, ये दोनों रिक्त समुच्चय तथा वह समुच्चय स्वयं अउचित उप समुच्चय कहलाते हैं। अउचित उप समुच्चय, अउचित यहां पे लिखते हैं उप समुच्चय कहलाते हैं। तो ये हो जाती है बात अउचित उप समुच्चय की, यानी कि 2 ही है। किसी भी अगर उनके सारे पॉसिबल उप समुच्चय लिखे जाएं तो उनमें 2 ही अउचित उप समुच्चय निकल कर आते हैं, एक रिक्त समुच्चय और एक समुच्चय वह स्वयं। इसे ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि अनप्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी इसे पढ़ा जा सकता है। तो इसे से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाती है बात अउचित उप समुच्चय की। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की चर्चा में आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब कुछ पॉइंट हैं जिनको नोट डाउन करना बहुत ही जरूरी है, जिन्हें याद रखा जाए। कंपटीशन के लेवल पे उनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि बहुविकल्पी जब प्रश्न आते हैं तो उनमें आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। बोर्ड में भी बहुविकल्पी आते हैं, उसके बाद फिर आप लोग आगे कोई भी कंपटीशन दे तो उसमें जब ऐसी चीज़ें आए जिसमें समुच्चय चैप्टर हो, और जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह थोड़ा हायर लेवल, पॉलिटेक्निक में तो समुच्चय नहीं आता, तो उससे ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल का जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो उन पॉइंट को यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसको हटाते हैं पहले यहाँ से।
तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग ये लिखते हैं वही कि फाई जो होता है यानी कि नल सेट जो होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, यानी कि रिक्त समुच्चय कह ले या शून्य समुच्चय कह ले। आप नाम से तो पहले ही परिचित है, तो यहाँ पे रिक्त समुच्चय नाम ही यूज करते हैं। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरी बात, अब आप लोग एक बात अगर डिटेल में सोचिए तो क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय संभव है? तो उचित उपसमुच्चय की परिभाषा ही यही होती है कि जो वो सेट स्वयं है वो ना आए और रिक्त समुच्चय ना आए, यानी कि वो उसमें ये दोनों पार्ट हट जाए तो बेचारा ले दे के इसके पास कुछ था ही नहीं और जो कुछ था भी उसको भी छोड़ना है तो इसके पास कुछ बचता नहीं है। तो जो रिक्त समुच्चय है उसका उचित उपसमुच्चय संभव नहीं है। तो यहाँ पे इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय संभव नहीं है। नहीं है, तो ये हो जाता है दूसरा पॉइंट। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट क्या होता है कि सभी समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं के एक उप समुच्चय होते हैं। वो प्रॉपर नहीं होते हैं लेकिन होते तो एक उप समुच्चय ही है, यानी कि अनप्रॉपर उप समुच्चय होते हैं, यानी कि अनप्रॉपर सबसेट होते हैं, यानी कि अउचित उप समुच्चय होते हैं, लेकिन समुच्चय की श्रेणी में वो भी आते हैं। तो इसको भी लिख लिया जाए कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये हो जाता है अपना तो ये हो जाते हैं अपने 3 पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट को आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा, या कोई वैसे ही क्लास में टीचर आपके पूछ सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो अब आइए, अपना ये जो उपसमुच्चय वाला टॉपिक है ये समाप्त हो जाता है। उपसमुच्चय में इतनी ही जानकारियाँ थी, बाकी के जो ये उपसमुच्चय है या नहीं है ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज में आएंगी तो उनको सॉल्व वहीं पे किया जाएगा। तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसी उपसमुच्चय को लेते हुए, तो देखिए कुछ संख्याओं की कैटेगरी आपको संख्या पद्धति में बताई गई थी। अगर अभी तक आप लोगों ने संख्या पद्धति वाला वीडियो नहीं देखा तो सेट के लिए वो तो बहुत ही कंपलसरी है, आप लोग पहले उसको देख लीजिए वहाँ से। तो उसके बाद आइए उस पर बात करते हैं। तो देखिए एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट की जाती है कुछ, तो नंबर लाइन पे सारे ही रियल नंबर पाए जाते हैं। तो हम लोग पहले एक रियल मतलब एक नंबर रेखा खींचते हैं। तो कुछ इस तरह से एक अपने पास नंबर लाइन है, यहाँ पे इसका जो पार्ट है वो 0 है। इस तरफ हम बढ़े तो 1, यहाँ 2, 3, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो जाता है 8। इसी प्रकार से ये इनफाइनाइट तक इधर जाती है और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और इस तरह से ये माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। तो अब देखिए इनके बीच अगर बात की जाए 0 और 1 के बीच अनंत रियल नंबर हैं। ये पूरे रियल नंबर इधर से उधर पूरे फैले हुए हैं, वास्तविक संख्याएं इन पे, ये रियल नंबर लाइन कहलाती ही है, यानी कि वास्तविक संख्याओं को एक रेखा पे प्रेजेंट कर दिया जाता है तो ये रियल नंबर लाइन कहलाती है। अब 0 और 1 के बीच अनंत संभव है, अनंत संख्याएं, उसी प्रकार 2 और 3 के बीच भी अनंत संख्याएं संभव है। तो अब देखिए इनमें जो है ये इतने पर से अगर इनको अगर अलग कर दिया जाए तो ये कहलाते हैं अपने प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या ये होती है प्राकृतिक संख्या। अगर इसको 0 को लेते हुए इधर की संख्याओं पे बात की जाए, यानी कि 1 2 3 बीच वाली संख्याओं को नहीं, इन्हीं को लेना है, वो 0 1 2 3 इनको, तो इन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। और जितने आपको इस पे दिख रहे हैं ये ओवरऑल जितनी संख्याएं इस पे दर्शाई गई हैं इन सभी को एक कॉमन नाम दिया जाता है जिन्हें हम लोग पूर्णांक कहते हैं।
तो ये होता है पूर्णांक। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये जो इतना है यानी कि यही जो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, और ये इस तरफ वाले को कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये सब नंबर वाले संख्या पद्धति में ये सब बताया जा चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याओं का एक उपसमुच्चय है, क्योंकि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या देखिए तो होल नंबर को इसको W से डिनोट किया जाता है और इसको N से। तो जो N है वो एक सबसेट होगा किसका, W का, या आप लोग प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्रॉपर ही होगा, जीरो तो आएगा नहीं प्राकृतिक संख्याओं में, तो एक अवयव ऐसा बच जा रहा है। तो जो N है वो W का एक प्रॉपर सबसेट होगा। W जो है वो पूर्णांक, जिसे I से डिनोट किया जाता है, इंटीजर या Z से डिनोट किया जाता है पूर्णांक। तो जो अपने पास ये होल नंबर है ये किसका है, तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये Z का एक यानी कि इंटीजर का एक सबसेट है। तो अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से और भी बहुत सारी जो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं ये भी तो इसी इंटीजर का एक पार्ट है। तो प्राकृतिक संख्याएं भी इंटीजर की ही एक उपसमुच्चय है। तो ये कुछ उपसमुच्चय आपको PDF में दिए जाएंगे, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, और बाकी इसी तरह से आप लोग यहाँ पे भी और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये इतना संख्याएं जो इधर की हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग काउंट करें तो जिसे हम लोग I माइनस के रूप में जानते हैं, तो I माइनस भी क्या है, बेसिकली एक उपसमुच्चय है I का, यानी कि इंटीजर का। I और Z एक ही बात है। उसी प्रकार से I प्लस को अगर हम लोग देखें तो ये भी एक प्रॉपर सबसेट होगा किसका, I का। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें यहां से निकलकर आ जाती हैं। तो अब देखिए ये तो हो गई इसकी बात। अब एक पॉइंट और आता है, देखिए N जो है वो W का भी एक सबसेट है और N Z का भी एक सबसेट है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो W भी Z का सबसेट हो जाता है। तो आइए इसको हटाकर इस पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये प्राकृतिक जितनी भी संख्याओं की कैटेगरी है इनमें भी बेसिकली हम लोग उपसमुच्चय का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, और ये सारे के सारे अपरिमित होंगे। ये पिछले लेक्चर में ही आपको बताया गया था। तो आइए इसको हटाते हैं और उसके बाद इस वाले पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट यानी कि विशेष रूप से देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर अपने पास कुछ मतलब विशेष पॉइंट है, यदि एक समुच्चय दिया हुआ है कौन सा, 1,2, और एक समुच्चय B दिया हुआ है, इसमें है 1, 2 और 3, और एक समुच्चय दिया हुआ है C। तो C दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है और 4। ये सारे के सारे अवयव हैं। तो देखिए A जो है वो सबसेट है B का, और B जो सबसेट है वो C का सबसेट है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A जो है वो सबसेट ऑफ B है, और जो B है वो सबसेट ऑफ C है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये दोनों पार्टी यानी कि एक B का सबसेट है और B C का सबसेट है, तो A जो है वो C का सबसेट हो जाता है। तो A जो है वो C का भी सबसेट हो जाता है। तो ये चीजें थी, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी कि A B का उपसमुच्चय था और B C का उपसमुच्चय था, तो A C का उपसमुच्चय हो जाता है, यानी कि बड़े वाले का छोटू वाला उपसमुच्चय खुद ब खुद हो जाता है। तो ये हो जाती है उपसमुच्चय की बात। तो उम्मीद है कि उपसमुच्चय में अब आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रह गई होगी। तो इस तरह से उपसमुच्चय का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं तक था। बाकी जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं अब वो किसी दूसरे के साथ ऐड करके उनको पढ़ना है, तो अब वो वहीं पे पढ़े जाएंगे। तो उपसमुच्चय में इतनी ही बात थी। तो इतनी बात होने के बाद अब एक बार फिर से हम लोग एक समुच्चय लिखते हैं A, जिसमें वही अवयव है 1, 2, 3। तो ये अवयव है, इनसे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो इनसे बनाया जा सकता है एक तो 5 बनाया जा सकता है, और एक बन सकता है 1, और एक बन सकता है 2, एक बन सकता है ये 3, और उसी प्रकार से दो दो अवयवों को लिया जाए तो 1, 2, और इसी तरह से 1, 3 और एक 2, 3, ये बन जाता है 2, 3, और एक ये सेट स्वयं 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये बन जाता है। तो अब इसके इतने सबसेट पॉसिबल हैं, इतने प्रॉपर हैं और ये अनप्रॉपर है, यानी कि ये उचित उपसमुच्चय है, ये अउचित उपसमुच्चय दोनों हैं। तो अब अगर इन्हीं सभी को लाकर एक इन सारे उपसमुच्चयों को इकट्ठा करके एक उपसमुच्चय नया बना दिया जाए, यानी कि कुछ इस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक छोटू ब्रैकेट यूज करते हैं, ये 5 हो गया, इस तरह से एक 1
और इस तरह से यहाँ पे 2, और इस तरह से यहाँ पे 3, और इस तरह से यहाँ पे 1 2 और 1 3, और एक 2 3 और एक हो जाता है 1 2 3। यदि इन सभी को मिलाकर एक समुच्चय बना दिया जाए तो यही कहलाता है, जो अपना एक समुच्चय बन जाता है तो ये कहलाता है पावर ऑफ ए सेट। इसे Pa से डिनोट करते हैं, यानी कि ये कहलाएगा घात समुच्चय। घात समुच्चय इसे इंग्लिश में कहा जाता है पावर सेट। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो यहां पे परिभाषा भी लिख देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों से बने समुच्चय को हम लोग पावर ऑफ सेट कहते हैं, यानी कि घात समुच्चय कहते हैं। तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों से बने समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। तो ये हो जाता है, इसे Pa से डिनोट करते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए इसे, क्योंकि समुच्चय A था, यहाँ पे इस जो समुच्चय माना गया था वो A था, इसीलिए इसे Pa से डिनोट किया गया। समुच्चय B होता तो PB से, तो इसे Pa से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाती है बात अपना जो पावर ऑफ सेट था। अब उसके बाद किसी पावर ऑफ सेट में जितने भी अवयव हैं, कितने अवयव संभव हैं, तो देखिए, तो यहां पे अगर हम कॉर्डिनल नंबर ऑफ पावर ऑफ अ सेट निकालें, यानी कि कॉर्डिनल नंबर निकाल रहे हैं एक पावर सेट की, तो पावर सेट के कॉर्डिनल नंबर कितना होगा, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ, यानी कि कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए की जितनी कार्डिनल नंबर होगी उतने ही उसके उप समुच्चय पॉसिबल होंगे, और वही जो उप समुच्चय जितने उप समुच्चय पॉसिबल है वही कहलाएगा पावर ऑफ सेट का कार्डिनल नंबर। तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी घात समुच्चय का जो कार्डिनल नंबर होता है, यानी कि क्रम होता है, वो कितना होता है, 2 टू द पावर n ऑफ ए। तो ये हो जाता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो घात समुच्चय का कार्डिनल नंबर होता है, यानी कि क्रम होता है, वो 2 टू द पावर n ऑफ है, यानी कि a का जो कार्डिनल नंबर है उसको अगर हम लोग 2 की सर पे चढ़ा दें तो अपने पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो पता हो जाता है, यानी कि क्रम पता हो जाता है। तो ये हो जाता है अपना घात समुच्चय के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह घात समुच्चय समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें यही था कि जो समुच्चय था उसके सभी उप समुच्चय यहाँ पे लिखे और उन सभी को यहाँ पे सजा दिया, तो यही कहलाया, और इन सभी को कामा से पृथक करके एक मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये कहलाया पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय। इसकी परिभाषा की बात तो ये हो गई, और इसे Pa से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका कार्डिनल नंबर की बात करें, यानी कि क्रम की बात करें, तो 2 टू द पावर n ऑफ है, यानी कि 2 की खोपड़ी पे यहाँ पे जो a था उसका कार्डिनल नंबर चढ़ा दिया जाए तो उसके पावर की का कार्डिनल नंबर हमें पता चल जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक की डिस्कस में आपको कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। अब जैसे नाम से ही पता है, एक ब्रह्मांड यानी कि किसी विशेष वस्तु की कैटेगरी के वो सारे के सारे अवयव इसमें आ जाए तो वो अपना यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय
जिसमें उस समुच्चय के सभी सदस्य हों तथा अन्य समुच्चय के भी सभी सदस्य शामिल हों, सभी सदस्य शामिल हों, तो ऐसा जो सेट होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो अब बात करते हैं इसे दर्शाया किससे जाता है, तो इसे U से दर्शाया जाता है, इसे U से प्रदर्शित किया जाता है, इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण हम लोग देखें तो अपने पास एक सेट U है जिसमें सभी रियल नंबर हैं, तो इसको ऐसा लिखते हैं कि X ऐसा है कि सभी X वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। एक सेट अपने पास ये है और एक सेट अपने पास A लेते हैं हम लोग, इसमें हम लोग Y सिंबल यूज करते हैं, Y सच दैट Y एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। तो एक समुच्चय ये हो जाता है और एक समुच्चय ले लेते हैं हम लोग B, इसमें क्या रखते हैं, तो इसमें हम लोग रखते हैं Z सच दैट Z सिंबल का यूज करते हैं, उसके बाद इसमें रखते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं। तो अब ये तो गुण विधि में लिखा हुआ है, अगर इनको हम लोग रोस्टर रूप में लिखें तो देखिए जो अपना ए सेट होगा उसमें बेसिकली कौन कौन से आने वाले हैं, तो ए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसमें 1 2 3 4 ऐसा करके अनंत तक संख्याएं जाएंगी। और ये जो अपना बी है ये कौन सा है, तो ये बी पूर्ण संख्याओं का है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसा होता हुआ इनफाइनाइट तक जाएगा। अब बात करें हम लोग इस यूनिवर्सल सेट की, तो ये यूनिवर्सल सेट जो है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू अपने अंदर रखता है, बस वो इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, तो वो रियल वैल्यू होती है। इमेजिनरी क्या होता है, तो जिसमें आई का कॉन्सेप्ट आ जाए, यानी कि √-1 के रूप में, ऐसी फॉर्म कभी भी ना आए, तो अगर इसका यूज हो जाता है तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है, अगर इनका यूज नहीं हुआ है तो वो सारी की सारे रियल वैल्यू कहलाती हैं। तो अब देखिए इसके सारे अवयव इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि जो नंबर लाइन अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी उसमें जितने भी पॉसिबल नंबर थे, चाहे वो पॉइंट हो 1.1 1.12 1.112 1.1112 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर उस पे होते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर अपना यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं। अब उसके बाद ये सारे भी इसमें आ जाते हैं और ये भी सभी इसमें आ जाते हैं, तो इनका भी अवयव इसमें आया, इनका भी अवयव इसमें आया और इसका खुद का अवयव तो है ही। तो परिभाषा भी यही कह रही थी कि ऐसा समुच्चय जिसमें उस समुच्चय को तो सभी अवयव आ जाए, साथ में कुछ और के आ जाए, तब वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है और उसे यू से डिनोट किया जाता है। तो इसको हम लोगों ने यू से डिनोट कर दिया। तो ये हो जाता है यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके लिए ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, यानी कि ये जो, इसको भी छोड़िए, तो ये जो है ये इसका एक उप समुच्चय हो सकता है, तो ए जो है वो उप समुच्चय हो सकता है यूनिवर्सल सेट का। उसी प्रकार बी भी उप समुच्चय हो सकता है किसका, यूनिवर्सल सेट का, किसका, यूनिवर्सल सेट का। और एक यूनिवर्सल सेट तो खुद का होगा ही, तो ये प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा दीजिए, तो ये हो जाता है। तो अब उसके बाद देखिए ये बी के लिए ए तो नहीं कह सकते, लेकिन ए के लिए बी भी एक प्रकार के यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, क्योंकि इसके सारे अवयव इसमें आ जा रहे हैं। तो ए के लिए बी भी एक प्रकार का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो अलग अलग रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट की वैल्यू बदलती रहती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अगर इसके नज़र से देखा जाए तो ये यूनिवर्सल सेट है, और इसके नज़र से देखा जाए तो अगर हम लोग परिमेय संख्याओं का या पूर्ण संख्याओं का भी अगर
यहाँ पे पूर्णांकों का अगर हम लोग सेट बनाएं तो इसके लिए वो भी यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो इस तरह से चलता है अपना यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। जो कुछ इंप्रूवमेंट आप हमारे अंदर चाहते हैं उसके लिए एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।